Bismillahirrahmanirrahim. Dear all, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. कंप्यूटर साइंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप फर्स्ट ईयर की बुक है कंप्यूटर साइंस की और सिलेबस चेंज कर दिया गया है। तो इसमें आज हम बात करेंगे चैप्टर सेकंड पाइथन प्रोग्रामिंग। ये हमारा बड़ा ही प्यारा बेटा है हुज़ैफ़ा नदीम। तो मैं इधर इनकी तरफ आया था एज आ गेस्ट। तो ये प्रिपरेशन कर रहा था और मुझसे इसने पूछा पाइथन प्रोग्रामिंग के बारे में कुछ। तो इसी को एक्सप्लेन करने के लिए हम ये रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। तो जाते हैं सबसे पहले हम सेकंड चैप्टर के स्टार्ट पे। वैसे बाय द वे ये बड़ा अच्छा सिलेबस इंट्रोड्यूस करवा दिया गवर्नमेंट ने, और इससे अगर मतलब अच्छे तरीके से स्टूडेंट्स को ये कन्वे किया जाए, टीच किया जाए, तो डेफिनेटली आई अप्रिशिएट द पंजाब गवर्नमेंट कि उन्होंने अच्छा सिलेबस इंट्रोड्यूस करवाया। ओके, सबसे पहले इंट्रोडक्शन दे दिया। पाइथन इज अ पॉपुलर एंड इजी टू लर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, नो डाउट सी लैंग्वेज से भी आसान है। इन दिस यूनिट यू विल लर्न द बेसिक्स, सेटअप टूल्स एंड एक्सप्लोर की कंपोनेंट्स। ओके, हम कोशिश करेंगे कि कम से कम टाइम में इसको हम इस चैप्टर को मुकम्मल करें। पाइथन इज अ वर्साटाइल एंड एप्लीकेबल टू वेरियस फील्ड्स। वर्साटाइल कहते हैं जो कि जिसमें काफ़ी सारे फीचर्स हों, कई जगहों पे कई तरह की, वेब डेवलपमेंट के लिए, डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए, और कई कई हवालों से, जैसे वेब डेवलपमेंट है, डाटा एनालिसिस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, डाटा साइंस है, मशीन लर्निंग है, डीप लर्निंग है, हर जगह पे ये इस्तेमाल होती है। अंडरस्टैंडिंग बेसिक प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स। और आज हम इसको सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं, इसको प्रैक्टिकल करवाने के लिए हमने ये रिकॉर्डिंग शुरू की है। Computer programming is the process of creating a set of instructions that tell a computer how to perform a task। तो ये instructions होती हैं, हिदायत होती हैं। हम एज अ प्रोग्रामर हिदायत लिखते हैं और कंप्यूटर उनके ऊपर अमल करता है। प्रोग्रामिंग बेसिक्स। प्रोग्रामिंग इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग बेसिक स्टेप्स टू राइट अ प्रोग्राम। कौन से स्टेप्स हैं? सबसे पहले राइट कोड, हम कोड लिखते हैं। उसके बाद कंपाइल इंटरप्रेट होता है, ठीक है जी। ट्रांसलेट द कोड इनटू कंप्यूटर रीडेबल फॉर्म। फिर वो एग्जीक्यूट होता है और फिर आउटपुट शो करता है, ठीक है जी। अब पाइथन का जो आईडीई है या उसका डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, वो सेटअप करने के लिए आपको पाइथन इंस्टॉल करना पड़ेगी, साथ कोई आईडीई अप्रोप्रिएट यूज़ करना पड़ेगा। तो frankly speaking we are not going to install anything from the scratch। मेरे पास VS Code इंस्टॉल्ड है, ठीक है जी। और इसके अलावा मैं आपको एक शॉर्टकट बताऊंगा, अगर आप उसको इसको VS कोड्स को पाइथन के साथ इंस्टॉल ना भी करना चाहें तो आप इसको ऑनलाइन भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप ऑनलाइन ये लिखें, सर्च करें ऑनलाइन पाइथन कंपाइलर, तो आपको बेशुमार कंपाइलर्स मिल जाएंगे, ठीक है जी। सबसे टॉप पे आ गया ये प्रोग्रामिज, ठीक है जी। फिर GDB, फिर आप इनमें से कोई भी ऑन कर लें, कोई भी आप चला लें, इसके ऊपर आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। अगर इंस्टॉल करना चाहें तो वो हम सेपरेट एक सेशन रिकॉर्ड करवा देंगे, कर लेंगे, जहाँ पे आई थिंक सो पहले रिकॉर्डेड भी होगा, जिसमें VS कोड्स और पाइथन सारा सेटअप कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे उसको इंटीग्रेट करना है, तो वो हम वो भी कर लेंगे, उसको भी रिकॉर्ड कर लेंगे सेपरेट। वेलकम टू लर्न पाइथन, ठीक है जी। कुछ भी आप लिख के रन करेंगे तो ये आपको आउटपुट दिखा देगा। बहरहाल हम आगे चलते हैं। ये मैंने आपको ऑप्शन बता दी। हम वैसे खुद VS कोड पे ही काम करेंगे, ठीक है जी। VS कोड पे स्ट्रेट अवे पाइथन कोड लिखा जा सकता है। वैसे मैं इंटरेक्टिव पाइथन नोटबुक जुपिटर पे काम करूँगा, तो लेकिन ये भी आपको पाइथन पे भी सिखा दूंगा, बता देता हूँ अभी। ओके, बेसिक पाइथन सिंटैक्स एंड स्ट्रक्चर, बड़ा आसान स्ट्रक्चर है इसका। द फॉलोइंग पाइथन प्रोग्राम डिमॉन्स्ट्रेट्स द सिंप्लिसिटी एंड रीडेबिलिटी ऑफ द लैंग्वेज। ये देखें, अगर आपने कुछ भी प्रिंट करवाना है, स्क्रीन पे कुछ भी दिखाना है, एक बात जरा समझ लें। सबसे पहले प्रोग्रामिंग कुछ इस तरह से होती है कि हम जब हम प्रोग्राम लिख रहे होते हैं उस वक्त हम क्या हैं जी, डेवलपर हैं। whenever we are writing a program, we you can say act as a developer या प्रोग्रामर, ठीक है। फिर जिसके लिए लिख रहे होते हैं
वो उसका यूज़र होता है। लेकिन जब हम लिख रहे हैं उस वक्त हम डेवलपर भी हैं, प्रोग्रामर भी हैं, और हम टेस्टिंग भी खुद ही कर रहे होते हैं अपने प्रोग्राम की, सो दैट वी आर यूज़र एज वेल। उस वक्त हम यूज़र भी हैं, तो हमने सारा प्रोग्राम खुद ही लिख रहे हैं, उसको टेस्ट भी करना है। और जब थोड़ा सा हम सीख जाएंगे फिर हम कस्टमर्स के लिए, क्लाइंट्स के लिए प्रोग्राम सॉफ्टवेयर लिखने के काबिल भी हो जाते हैं। तो पाइथन बड़ी सिंपल है। जब भी आपने स्क्रीन पे कुछ दिखाना हो ना, कुछ भी मैसेज देना हो, तो हम प्रिंट फंक्शन यूज करते हैं। इसमें डबल कोट्स में कुछ भी आप लिखेंगे, फॉर एग्जांपल आई एम राइटिंग हेयर वेलकम हेयर टू लर्न पाइथन प्रोग्रामिंग विद अस। ठीक है जी। तो अब ये स्टेटमेंट जो डबल कोट्स के अंदर लिखी है, ये हमें स्क्रीन के ऊपर आउटपुट शो करवा दी जाएगी जब मैं इस कोड को रन करूंगा। ठीक है, सेव करें इसको, रन करें, तो ये देखें आपको टर्मिनल पे ये आउटपुट शो हो जाएगी। यू कैन सी हेयर वेलकम हेयर टू लर्न पाइथन प्रोग्रामिंग विद अस। ठीक है जी। तो ये सिंपल आपकी जो हमारी जो फाइल हम बनाते हैं, फाइल जो हम बनाते हैं उसकी एक्सटेंशन होती है डॉट पाई। मैंने फाइल का नाम रखा चैप्टर 2 डॉट पाई। ठीक है। लेकिन मैंने आपको बताया कि हम आज काम करेंगे इंटरेक्टिव पाइथन नोटबुक पे, आई पाई एन बी। इसका बेनिफिट क्या है, ये आपके सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन इसका बेनिफिट ये है कि हम अपने कोड को पार्ट्स में रन कर सकते हैं। ये हमारा आज का स्कोप नहीं है इस पे डिस्कशन करना, लेकिन इसको भी मैं यहाँ पे भी रन करके दिखा देता हूँ, ताकि हम फर्दर हमने इसी पे ही काम करना है आज के दिन इंशाल्लाह। प्रिंट वेलकम हेयर टू लर्न पाइथन विद अस। ठीक है जी। इसको जब मैं रन करूंगा, कंट्रोल एंटर मैंने प्रेस किया, वेलकम हियर टू लर्न पाइथन विद अस। ठीक है, हम इसी पे काम करेंगे। ओके, वापस आ जाएं अपनी बुक पे। तो ये सिंपल है। In this example the print function is utilized to output the message enclosed in double quotation mark। डबल कोटेशन मार्क में कुछ भी लिखेंगे तो वही प्रिंट कर देगा। पाइथन कमेंट्स, कमेंट यहाँ पे लिखे जाते हैं जस्ट लाइक हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कमेंट होते हैं, मैंने लिख भी दिए थे। तो अभी मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। यहाँ पर हमने कमेंट्स लिखे थे। ये जो, अगर आप सिंगल कमेंट लिखना चाहते हैं तो आप ये हैश हैश सिंबल, जिसे हम नंबर साइन भी कहते हैं, इसके साथ जो भी स्टेटमेंट लिखे, रादर देन जो भी टेक्स्ट लिखेंगे वो एक कमेंट होगा। ठीक है। सिंगल लाइन कमेंट लिखने के लिए आप ये हैश साइन यूज करेंगे। आई पाई एन बी में भी यही मेथड है कमेंट्स लिखने का। ये आपके सिंगल लाइन कमेंट्स हैं। कमेंट्स के बारे में आपको पता होगा, अदरवाइज मैं आपको बता देता हूँ। कमेंट होते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने लिए या के रीडर्स के लिए, दूसरे बंदों के लिए, दूसरे यूजर्स के लिए। ये गाइडलाइंस होती हैं कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अपने कोड के बारे में मैं गाइड करता हूँ। दिस कोड इज गोइंग टू प्रिंट अ सेंटेंस। ठीक है जी। मैंने अपने कोड के बारे में सिर्फ गाइड कर दिया कि ये कोड क्या कर रहा है। ओके, तो कमेंट्स आ गए, ये थे सिंगल लाइन कमेंट। अगर आप मल्टीपल लाइन कमेंट्स लिखना चाहते हैं तो उसका तरीका ये है कि आप ये जो सिंगल कोट है 3 टाइम्स लिखेंगे, स्टार्टिंग पे भी एंडिंग पे भी, लाइक दिस, लेकिन 3 टाइम्स, 3। ठीक है जी, ये स्टार्ट आ गया इसका। ठीक है। इसके दरमियान आप कुछ भी लिखेंगे, हेलो हाउ आर यू, कुछ भी लिखेंगे, वो आपका जो पाइथन जो आपका हमारा मतलब इंटरप्रेटर है वो इसको इग्नोर करेगा। यू कैन सी के हेलो हाउ आर यू, इसको उसने इग्नोर किया, इसके ऊपर कोई ना उसने एरर दिया है ना कुछ और। तो कमेंट्स लिखने के ये दो तरीके हैं, सिंगल लाइन एंड मल्टीपल लाइन। ठीक है जी। ओके, आगे चलें। आई ओनली वांट टू कीप थिंग्स सिंपल, वेरिएबल डाटा टाइप्स एंड इनपुट आउटपुट। तो जिन्होंने सी लैंग्वेज पहले से पढ़ रखी है या कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उनकी उनके लिए ये मैं रिक्वेस्ट कर दूं कि पाइथन में स्पेसिफिकली डाटा टाइप्स नहीं होती। हम वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं तो हमें उसकी डाटा टाइप नहीं बताना पड़ती। जस्ट लाइक अब इस इंटरेक्टिव पाइथन नोटबुक का क्या बेनिफिट है, ये देखें, ये मेरा एक सेक्शन फिनिश हुआ।
इसके बाद मैं कोई एक मार्कडाउन एक और लैंग्वेज है। मार्कडाउन मैंने यहाँ पे कोई हेडिंग दे दी, मैं कहता हूँ वेरिएबल्स। ठीक है जी। तो सेपरेट सेक्शंस हम बना सकते हैं, सेपरेट सेक्शंस में कोड को हम लिख सकते हैं, कंपाइल इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो ये मेरे वेरिएबल्स हैं। फाइन। ओके, अब वेरिएबल जब आपने डिक्लेयर करना है, सी में क्या होता था, सी में ये होता था कि हम उसकी डाटा टाइप बताते थे, फिर वेरिएबल का नाम बताते थे। ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे हम वेरिएबल का नाम बताएंगे, उसको इनिशियलाइज करना है तो उसकी वैल्यू दे देंगे। अगर आपने यूजर से वैल्यू लेनी है तो वेरिएबल का नाम लिखें, इक्वल लिखें, और उसमें जो आपने इनपुट लेनी है वो आप लिख लें। ठीक, इनपुट फंक्शन यूज करें, इनपुट फंक्शन आपका इनपुट लेने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है। सॉरी, वेरिएबल लेफ्ट साइड पे आएगा। ठीक है, वेरिएबल लेफ्ट साइड पे आएगा, फिर उसके बाद इक्वल साइन आएगा, राइट साइड पे आपने इनपुट फंक्शन यूज करना है। ठीक है। इनपुट फंक्शन का क्या सिंटैक्स है, तो लिखने का तरीका क्या, ऐसे ही लिखते हैं इसको। डबल कोट्स में जो भी देंगे ना, वो स्क्रीन पे लिखा हुआ नजर आएगा, ताकि यूजर को हम ये गाइड कर सकें कि हमने क्या, यूजर ने करना क्या है। फर्ज करें मैं इसको रन करता हूँ, मैं कहता हूँ एंटर योर एज। ठीक है। तो जब मैं इस कोड को रन करूंगा ना, तो एक पॉपअप, एक टेक्स्ट फील्ड में इनपुट के लिए एक पॉपअप हमारे सामने अपीयर होगा। मैं इसको रन कर रहा हूँ, ये देखें टॉप पे आ गया, एंटर योर एज। ठीक है जी। तो यहाँ पर मैंने, अब ये यूजर को आइडिया हो गया कि मैंने यहाँ पे कुछ वैल्यू प्रोवाइड करनी है, तो एज एंटर करनी, ये लें 14। अब 14 जो है वो लेफ्ट साइड पे जो वेरिएबल का नाम है उसमें उसमें चला गया, उसको वैल्यू असाइन हो गई। ठीक है। तो हम इसको यूं कह सकते हैं, बल्कि पूरे सेक्शन को हम नाम दे देते हैं जो बुक में नाम दिया हुआ है, वेरिएबल्स, डाटा टाइप्स एंड इनपुट आउटपुट। आई थिंक सो यही नाम था, बट लेट मी चेक, वेरिएबल डाटा टाइप्स एंड इनपुट आउटपुट। ठीक है जी। तो ये हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया और उसको हमने यूजर से इनपुट भी ले ली। ये भी आप कर सकते हैं, आप वेरिएबल डिक्लेयर करके उसको खुद से इनिशियलाइज भी करवा सकते हैं, दोनों चीजें पॉसिबल हैं। ठीक है। तो एज इक्वल 14, अगर आपने इसको प्रिंट करवाना है तो आप क्या कहेंगे, प्रिंट, मैं कहता हूँ एज इज, जब हमने वेरिएबल की प्रिंट करवानी है वैल्यू, तो कॉमा लगा के वेरिएबल का नाम लिखेंगे, और इसके बाद जब मैं कोड को रन करूंगा तो ये मुझे आउटपुट शो कर देगा एज इज 14। एज इज यहाँ से आ गया, 14 इस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट हो गई। एक तो तरीका ये है इसको प्रिंट करने का, फिर फॉर्मेट स्ट्रिंग भी हम यूज कर सकते हैं, वो आगे शायद कहीं पे आएगी, आई डोंट नो, लेकिन मैं बता देता हूँ। तो इसका तरीका ये होता है फॉर्मेट स्ट्रिंग का, कि हमें डबल कोट से पहले एफ लगाना है। ठीक है। जो मैं डबल कोट्स के अंदर एज लिखूंगा, एज इज, वो एज इट इज प्रिंट होगा। फिर अगर मैंने वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवानी है ना, वो मैं करली ब्रेसेस लगाऊंगा, उसके अंदर वेरिएबल का नाम लिखूंगा। अब जो आपको तरीका सूट करे आप वो यूज कर सकते हैं। तो काम दोनों का सेम है। ये लें, पहले वाली जो आउटपुट है वो इस ऊपर वाली लाइन से आई है स्टेटमेंट से, नीचे वाली जो आउटपुट है वो इस लाइन से। ठीक है जी। नाउ इट्स अप टू यू, जिस तरह से भी आप इसको इस्तेमाल करना चाहें। राइट। ओके। अब बुक पे देखते हैं बुक पे किस तरह से वो लेके चल रहा है, बिकॉज मैंने आज ही ये बुक देखी है। चूंकि मेरा ज़्यादातर जो है काम इंटरेक्शन बीएस के साथ है, पाइथन, डाटा साइंस, एआई, मशीन लर्निंग। तो ये बुक मैं आज फर्स्ट टाइम ही देख रहा हूँ। ओके। A variable is a storage container in a computer's memory that allows storage, retrieval and manipulation of data. तो ये एक स्टोरेज है। हम ये देखिए ना, लेफ्ट साइड पे वेरिएबल का नाम है, राइट साइड पे कोई भी वैल्यू इसमें स्टोर करवा सकते हैं। जो राइट साइड पे आप देंगे, कोई वैल्यू देंगे या इनपुट फंक्शन से आप वैल्यू लेंगे, जो यूजर ने वैल्यू आपको दी होगी वो लेफ्ट साइड वेरिएबल को असाइन हो जाती है। ठीक है। ओके। तो यहाँ पे उसने एग्जांपल्स डेफिनेटली दी होंगी। एज इज इक्वल टू, इत्तेफाक से उसने भी, एज इज इक्वल टू 71, अहमद लिव्ड फॉर दिस years 71 years, इकबाल लिव्ड फॉर 60 years। ठीक है जी। तो ये सिंपल वेरिएबल्स हैं और यहाँ पे हमने डाटा टाइप नहीं बताई। ठीक है। एक और काम आप कर सकते हैं, आप अगर देखना चाहें कि मेरे वेरिएबल में किस टाइप का डाटा पड़ा हुआ है, तो वो हम बहरहाल देख सकते हैं। मैं क्या कह सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ टाइप। टाइप एक फंक्शन है जो क्या करता है, जो जो हमारे वेरिएबल की टाइप बताता है।
यानी कि प्रिंट के अंदर, प्रिंट फंक्शन के अंदर आप टाइप फंक्शन कॉल करोगे और टाइप के अंदर पैरेंथेसिस में आप वेरिएबल का नाम लिखोगे। तो ये आपको बता देगा कि इस वेरिएबल की टाइप क्या है। इसको मैं रन करता हूँ तो वो कह रहा है इसकी टाइप क्या है, इसकी क्लास क्या है, इंट, इंटीजर। और इंट आपको पता है ये होता है न्यूमेरिक, एक ज्यादा टाइप है इंट। ठीक है जी, ओके। आगे हम डेफिनेटली बुक को फॉलो करेंगे। वेरिएबल नेमिंग रूल्स इन पाइथन। तो हर लैंग्वेज में वेरिएबल लिखने के कुछ रूल्स होते हैं, और ये रूल्स तकरीबन सेम है जो सी लैंग्वेज में वेरिएबल लिखने के रूल्स हैं। द नेम मस्ट बिगिन विद लेटर स्मॉल ए बी सी टू जी, या फिर कैपिटल ए टू जी, कोई भी आप लेटर यूज कर सकते हैं या फिर अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं। शुरू में स्टार्ट पे आपने या तो अल्फाबेट लेने हैं या अंडरस्कोर लेना है। ठीक है। सब सीक्वेंट, इसके बाद करेक्टर्स कैन इंक्लूड लेटर्स, डिजिट्स और अंडरस्कोर। फिर पहले पहले के बाद, पहले करेक्टर या अंडरस्कोर के बाद आपके लेटर्स आ सकते हैं, यही वाले ए टू जी, लोअर और अपर। डिजिट्स भी आ सकते हैं, अंडरस्कोर भी आ सकता है, लेकिन पहला जो आपका पहला है करेक्टर, वो या तो करेक्टर होगा या फिर आपका अंडरस्कोर। फॉर एग्जांपल ये देखिए मैं लिख रहा हूँ अंडरस्कोर एज इज अ वैलिड वेरिएबल नेम, लेकिन मैं कहता हूँ कोई और लगा लें आप, मैं कहता हूँ 9 एज, ये आपका इनवैलिड है। शुरू पे आपका नंबर नहीं आ सकता। ठीक है। शुरू पे आपका अंडरस्कोर आएगा या फिर आपका एबीसी लोअर अपर केस में आएगा। हाँ, बाद में आप कर सकते हो एज 3, ये आपका वैलिड है। ठीक है जी, ओके। उसके बाद अगला रूल क्या है, वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव। ये वाला वेरिएबल और अगर मैं ये लगाता हूँ एक वेरिएबल, ये दोनों डिफरेंट हैं। एज इक्वल 25, फर्ज करें मैं प्रिंट करवाता हूँ, मैं कहता हूँ फॉर्मेट स्ट्रिंग एज एंड एज आर डिफरेंट वेरिएबल्स। ठीक है। तो ये देखें दोनों में डिफरेंट वैल्यूज हैं, दोनों दोनों वेरिएबल डिफरेंट है, 14 एंड 25 आर डिफरेंट वेरिएबल्स। ठीक है। लोअर केस एज में कोई और वैल्यू पड़ी हुई है, अपर केस वाले एज में कोई और वैल्यू पड़ी हुई है। फाइन, ओके। तो ये केस सेंसिटिव है। ओके जी, पाइथन्स रिजर्व्ड कीवर्ड सच एज फॉर, व्हाइल, इफ, etc कैन नॉट बी यूज्ड एज वेरिएबल नेम। तो कह रहा है जी जो इसके कीवर्ड्स हैं, रिजर्व वर्ड्स हैं, उनको आप वेरिएबल के नाम के तौर पर नहीं यूज कर सकते। ऑलवेज यूज मीनिंगफुल नेम्स। मीनिंगफुल किस लिए? मीनिंगफुल इसलिए ताकि हमें या दूसरों को ये पता चल जाए फौरन कोड देखते हुए कि इस वेरिएबल में किस तरह की वैल्यू सेव होगी। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक वेरिएबल का नाम लिखता हूँ, मैं कहता हूँ टोटल मार्क्स। ठीक है, ये वेरिएबल का एक नाम है। एक मैं और लिखता हूँ ऑब्टेन्ड मार्क्स। तो ये दोनों वेरिएबल एक्सप्लेन कर रहे हैं, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं कि इसमें किस तरह की वैल्यूज आ सकती है। ठीक है, टोटल मार्क्स और ऑब्टेन्ड मार्क्स। ठीक है जी। तो वेरिएबल का नाम आपका थोड़ा डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए। ओके जी, नेक्स्ट चलें। क्रिएटिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल। डिफरेंट है, इंटीजर है, फ्लोटिंग पॉइंट है, स्ट्रिंग है, बूलियन है। तो इंटीजर तो हमने देख लिया। ठीक है जी। एक और यहाँ पे हम मार्कडाउन एक और हेडिंग लगा लेते हैं। अभी मैं मार्कडाउन पे नहीं आ रहा, टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। अभी सिर्फ आपको ये सारा पाइथन का समझाना ज़रूरी है। तो जैसे हमने एज वेरिएबल यूज़ किया, इस तरह से मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ हाइट। हाइट में मैं स्टोर करता हूँ 5.7। तो ये हमारा फ्लोट वेरिएबल है। ठीक है जी। मैं कैसे, हमें पता चलेगा, मैं कहता हूँ प्रिंट टाइप हाइट। ठीक है जी, ये फ्लोट आ गया। ठीक है। इसी तरह से हमारा स्ट्रिंग भी है। मैं कहता हूँ मैसेज, मैसेज इक्वल, मैसेज में कोई वैल्यू स्टोर करवा देते हैं, पाइथन इज अ वर्साटाइल लैंग्वेज। ठीक है जी। इसको मैं चेक करता हूँ इसकी टाइप क्या है। तो मैंने प्रिंट टाइप के अंदर वेरिएबल का नाम लिखा मैसेज। ठीक है जी। इसकी टाइप है str स्ट्रिंग। फाइन।
फिर ये हमारे फ्लोट आ गया, स्ट्रिंग आ गया, फिर एक बूलियन टाइप के वेरिएबल्स होते हैं। फर्ज करें मैं कहता हूँ बूल, या कोई और कर लें, फॉर एग्जाम्पल कंडीशन इज इक्वल टू, मैं कहता हूँ 4 इज लेस देन 5। ठीक है जी, इस कंडीशन को मैं देखता हूँ ये किस टाइप का वेरिएबल है, इसमें किस टाइप की वैल्यू पड़ी हुई है। चूंकि यहाँ पे डाटा टाइप तो है नहीं, ये जो मैं राइट साइड पे जो वैल्यू लिख रहा हूँ ना, उसी से डाटा टाइप हमारी डिटरमिन हो रही है। ठीक है जी, मैंने लिखा 4 इज लेस देन 5, तो 4 इज लेस देन 5 ये किया आपका, इसके दरमियान में कंपैरिजन ऑपरेटर यूज हो गया। ठीक है जी, तो ये हमारा लॉजिकल एक्सप्रेशन बन गई। तो इसका रिजल्ट, इसकी आउटपुट हमेशा ट्रू फॉल्स में आती है। मैं कर रहा हूँ इसकी टाइप ले रहा हूँ कंडीशन की। ठीक है जी, तो कंडीशन की टाइप में मुझे क्या बता रहा है, बूल। ठीक है जी, बूलियन। तो ये हमारे पास डिफरेंट टाइप के जो है वो वेरिएबल्स हम यूज़ कर सकते हैं। और एज हमने पहले यूज़ किया हुआ है, तो एज की टाइप हमें वैसे पता है कि वो इंट है। ठीक है जी, तो इंटीजर हैं, फ्लोटिंग पॉइंट्स हैं, स्ट्रिंग है, बूलियन है। इंटीजर में होल नंबर आते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट्स में डेसिमल वाले, शारिया वाले, स्ट्रिंग में कोई सेंटेंस वगैरह, कोई नाम वगैरह, और बूलियन में बूल में ट्रू फॉल्स आ जाते हैं। ठीक है जी, it is a good practice to use lowercase letters for variable names and underscores to separate words in variable names। अब ये क्या कह रहा है, कहते हैं एक तो कोशिश करें कि लोअर केस में लिखें। ये कोई मतलब उस तरह से रूल की वायलेशन नहीं होगी अगर हम लोअर केस में नहीं लिखेंगे, बट सम टाइम कुछ गुड प्रैक्टिसेस होती हैं। टोटल अंडरस्कोर मार्क्स कुछ इस तरह से कह रहा है। ठीक है जी, ऑब्टेन अंडरस्कोर मार्क्स, तो एक वर्ड को दूसरे वर्ड से सेपरेट करने के लिए कह रहा है जी अंडरस्कोर यूज कर लें। ठीक है, और लिखें सारा लोअर केस में, इस तरह से करके। एनी हाउ, आगे चलें। आगे कौन सा टॉपिक आ गया, हुजैफा समझ आ रही है ना? अगर कहीं पे समझ नहीं है कि पूछ लेना। ओके, अब है इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन। आउटपुट तो हम वैसे देखते ही आ रहे हैं ना, आउटपुट जब भी प्रिंट हम यूज करते हैं वो आउटपुट शो करवाता है। इनपुट भी हमने वैसे देखा है, इनपुट लेने के लिए इनपुट फंक्शन ही यूज होता है, इनपुट एंटर योर नेम। तो हम यहाँ पे एक और मार्क डाउन बना लेते हैं, हम क्या लेते हैं इनपुट एंड आउटपुट। ओके, मार्क डाउन हेडिंग वगैरह इसमें सारी वो डॉक्यूमेंटेशन। ओके, इनपुट के लिए बता दिया कि लेफ्ट साइड पे वेरिएबल का नाम आएगा, इनपुट फंक्शन आएगा, यहाँ पे हम मैसेज दे देंगे यूजर के लिए, हम कहेंगे काइंडली एंटर योर नेम। ठीक है जी, तो जब मैं इस कोड को रन करूंगा तो ये उसने कह दिया काइंडली एंटर योर नेम, मैं कहता हूँ हुजैफा। ठीक है, अब ये हुजैफा जो वैल्यू थी वो इसमें नेम में सेव हो गई है, लेकिन मैंने इसको प्रिंट नहीं करवाया, तो मैं इसको प्रिंट भी करवा लेता हूँ। फॉर्मेट स्ट्रिंग यूज कर लेते हैं, सॉरी, एफ माई, रादर यू कैन राइट हियर योर नेम इज नेम। फिर रन करते हैं इसको, काइंडली एंटर योर नेम, मैंने लिखा हुजैफा नदीम, उसने प्रिंट कर दिया योर नेम इज हुजैफा नदीम। ठीक है जी, तो ये है इनपुट लेने का तरीका। इनपुट फंक्शन, उसके दरमियान में कोई मैसेज देंगे, वो यहाँ पे अगर इसको पाइथन में लिखेंगे तो भी ये ऐसे ही रन करेगा। पाइथन में मैंने क्यों नहीं लिखा, वो इसलिए नहीं लिखा कि फिर वो ना सारा, जब रन करते हैं कोड को, पिछला सारा कुछ भी साथ साथ शो कर रहा होता है, वो फिर जो है ना एक मैस सा क्रिएट हो जाता है। मैं इसको टॉपिक वाइज थोड़ा सा रखना चाह रहा था, इसलिए मैंने इंटरेक्टिव पाइथन नोटबुक पे इसको कोड को लिख रहा हूँ। अदरवाइज पाइथन पे रन करेंगे तब भी ऐसे ही आएगा। वो यहाँ पे कह रहा है काइंडली एंटर योर नेम, मैं कहता हूँ सॉरी, आई हैव टू क्लिक ओवर हेयर हुजैफा नदीम, तो उसने कह दिया योर नेम इज हुजैफा नदीम। तो आप इसको डॉट पाई फाइल पे लिखें, आई पाई एन बी अगर आप सीख लेते हैं इस पे लिखें। आई पाई एन बी को मैं इसलिए प्रेफर कर रहा हूँ कि हम उसको टॉपिक वाइज लेके चल रहे हैं। ठीक है, चाहे आप इसको ऑनलाइन कंपाइलर पे लिखें, इट इट मेक्स नो डिफरेंस। ठीक है जी, मैंने ये ऑनलाइन कंपाइलर पे लिखा, रन कर रहा हूँ, तो ये देखें वो कह रहा है काइंडली एंटर योर नेम हुजैफा नदीम।
तो उसने एंटर किया तो कह रहा है योर नेम इज हुजैफा नदीम। ठीक है, नाउ इट्स योर चॉइस, आप इसको ऑनलाइन करना चाहते हैं, अगर आपके पास कोई आईडीई आपने इंस्टॉल नहीं किया हुआ, पाइथन इंस्टॉल नहीं किया हुआ, आप ऑनलाइन इसको प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आपके पास इंटरनेट है, इट्स फाइन। अगर आप इसको इंस्टॉल करें, वी एस कोड में लाइक करता हूँ, ये अच्छा आईडीई है। ठीक है जी, तो आप वी एस कोड इंस्टॉल कर लें, उसके ऊपर प्रैक्टिस कर लें, डॉट पाए फाइल पे लिख लें, प्रोग्राम बनाना है बना लें। लेकिन अगर आपने मल्टीपल टॉपिक्स हैं जिनको डिस्कस करना है, फिर इंटरेक्टिव पाइथन नोटबुक इज़ द बेस्ट चॉइस फॉर योर प्रैक्टिस, फॉर योर इफ़ यू वांट टू मेक लिटिल सॉर्ट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन विद योर कोड, तो फिर आपका ये मार्क डाउन के साथ आई पाई एन बी जुपिटर इंटरेक्टिव पाइथन नोटबुक इज़ अ गुड चॉइस। ओके, तो इनपुट आपने देख लिया। इनपुट, यूज द इनपुट फंक्शन टू गेट यूजर इनपुट। ठीक है जी, द इनपुट फंक्शन डिस्प्लेज द मैसेज ऑन द स्क्रीन एंड वेट्स फॉर द यूजर टू टाइप समथिंग। अब वो मैसेज क्या होता है, मैसेज ये बता रहा होता है यूजर को कि क्या आपने एंटर करना है। द टेक्स्ट एंटर बाय द यूजर इज देन स्टोर्ड इन द वेरिएबल। जो यहाँ पे यूजर एंटर करेगा ना, वो लेफ्ट साइड पे मौजूद वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। और मैसेज और आउटपुट के लिए हम प्रिंट फंक्शन यूज करते हैं, ये हम स्टार्ट से ही यूज करते आ रहे हैं। एक मैंने आपको बता दिया, प्रिंट फंक्शन आप स्ट्रेट अवे लिख सकते हो, डबल कोट्स में जो लिखोगे प्रिंट हो जाएगा, फिर दरमियान में प्लस लगाओगे, फिर वेरिएबल का नाम लिखोगे, फिर प्लस लगाओगे, फिर आप डबल कोट्स लगाओगे, ये भी कर सकते हो। लेकिन आपको मैंने बता दिया कि आप इस तरह से भी कर सकते हो, योर नेम इज, और वेरिएबल के लिए आप करली ब्रेसेस में लिख लो, इसके बाद फिर टेक्स्ट डालना है, डाल लो, योर नेम इज दिस। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ एक मैंने वेरिएबल ले लिया कॉलेज, इनपुट एंटर योर कॉलेज नेम। ठीक है जी, तो मैं यहाँ पे कहता हूँ एंड योर नेम इज दिस एंड यू स्टडी और यू आर स्टडीइंग इन दिस कॉलेज। ठीक है जी, अब मैं इसको रन करता हूँ। जी, काइंडली एंटर योर नेम, नेम हो गया हुजैफा नदीम। और बताएं जी, कॉलेज का आपका नाम क्या है हुजैफा? पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज। कैंपस कौन सा है? पंजाब कॉलेज, सॉरी, कैंपस 12। ठीक है जी, योर नेम इज हुजैफा नदीम एंड यू आर स्टडीइंग इन पंजाब कॉलेज कैंपस 12। ठीक है, ये आगे आप लगाना चाहें ठीक है, ना लगाना चाहें तभी ठीक है, फाइन। तो ये इनपुट और आउटपुट। आगे चलें, आगे क्या कह रहा है जी, हैंडलिंग इंटीजर एंड फ्लोट इनपुट्स, यस इट इज अ वेरी गुड थिंग। ओके, तो जब हम बाय डिफॉल्ट इनपुट लेते हैं तो वो स्ट्रिंग में इनपुट लेता है। ठीक है जी, टॉपिक क्या है हमारा, हैंडलिंग इंटीजर एंड फ्लोट इनपुट्स। बाय डिफॉल्ट जो इनपुट आती है वो स्ट्रिंग में आती है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, कोड हमारा ऊपर लिखा हुआ है, मैं उस कोड को कॉपी कर लेता हूँ। वैसे तो लिखने में मुझे टाइम नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी ये मैंने इसको कॉपी कर लिया और इसी को यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं ताकि हम अंडरस्टैंड कर सकें। ठीक है जी, अब मैं इसकी टाइप ऑफ एज, अच्छा, एज वेरिएबल है उसमें 25 स्टोर था। रादर देन दिस व्हाट आई हैव टू डू, इसको मैं इनपुट लेता हूँ, इनपुट, ये तो मैंने मैन्युअली स्टोर किया हुआ ना, काइंडली एंटर योर एज। ओके, बताएं जी एज अपनी ज़रा। ओके, कह रहा है जी काइंडली एंटर योर एज, और एज आ गई एज 17, और इसमें पड़ा हुआ है, अच्छा ये मेन है, हाँ ठीक है, ये ले, इसमें दो वेरिएबल असल में कोड मैंने वो कॉपी कर लिया और मैंने टाइप देख लिया स्मॉल केस वाले एज की।
हम यूं करते हैं कि चलो कैपिटल वाले की ही देख लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं 17। अच्छा इसकी टाइप देखें, ये जो मेरा वेरिएबल है कैपिटल लेटर्स में AGE, इसी में मैंने इनपुट लिया है, ठीक है, इनपुट मैंने इसी में लिया है, और इसकी टाइप मुझे बता रहा है STR, हालांकि उसमें पढ़ा क्या हुआ है 17। इसको ना थोड़ा सा मैं, ताकि कॉम्प्लेक्स ना हो जाए चीज़ें, मैं इसको सिंपल कर लेता हूँ, सिंपल कर लेता हूँ, बिकॉज जो हमारा टॉपिक है वही, हम उसी पे स्टिक रहें। योर एज इज दिस ईयर्स, ओके, यहाँ पे भी एज आ गया। अब ये देखिएगा जी, एज लिखी 17, और ये कह रहा है योर एज इज 17 ईयर्स, और ये बता रहा है कि इस वेरिएबल की जो टाइप है ना, वो टाइप है STR। बज़ाहिर मुझे ये 17 नंबर्स लग रहे हैं ना, न्यूमेरिक वैल्यू लग रही है, लेकिन टाइप उसकी बता रहा है STR। जब मैं इस टाइप को कहीं पे यूज करूंगा ना, जहां पर मुझे नंबर्स चाहिए, वहां पर मैं फंस जाऊंगा। बात समझ आई? तो जब हम इनपुट लेते हैं ना, इनपुट जब हम लेते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट उसको स्ट्रिंग में ही कन्वर्ट करता है, वो 17, क्योंकि डबल कोट्स में, जब डबल कोट्स में आप जो कुछ भी लिखती हो ना, चाहे नंबर्स भी लिखो, वो स्ट्रिंग ही होती है। तो इसको हमें इंट में चेंज करना पड़ता है। किस तरह से? इनपुट से बाहर आप इंट लिखोगे, और इनपुट फंक्शन सारा आप ये इंट के पैरेंथेसिस में लिखोगे। फिर ये जो इनपुट वैल्यू आई होगी ना, इनपुट वैल्यू आई होगी, इसको वो, अगर आप नंबर्स लिखोगे तो जो उसने स्ट्रिंग में कंसिडर करने थे, अब उसने उसको इंट में चेंज कर दिया। अब मैं इसको रन करूंगा ना कोड को, तो यहाँ पर ये STR नहीं दिखाएगा, इंट दिखाएगा। वेरी गुड यार, ठीक है जी। मैंने एज ले ली 17, तो ये देखें उसने अब दिखाया योर एज इज 17 ईयर्स, और यहाँ पे मुझे क्लास दिखा रहा है, उसकी टाइप बता रहा है इंट, ठीक है जी। तो जब हमने ख़ास तौर पे ये कहाँ पे ज़रूरत पड़ती है, ये भी मैं आपको बता दूं। फ़र्ज़ करें मैंने इफ़ कंडीशन लगा दी, इफ़ एज इज़ लेस देन इक्वल 18, लेस देन 18 कर लेना, लेस देन 18, तो मैं कहता हूँ प्रिंट, मैं कहता हूँ यू कांट वोट एनी कैंडिडेट। अगर आपने वोट डालना है तो आप किसी कैंडिडेट को नहीं डाल, फॉर एग्जांपल इलेक्शन हो रहे हैं, ठीक है, और अगर मैं इसको नहीं कर रहा, इसे कहते हैं टाइप कास्ट, कहते हैं टाइप इसकी चेंज करना, आदत आदत से मजबूर मैंने वो सी वाले, ओके। अच्छा अब अगर मैं इसको टाइप कास्ट नहीं करता, इसकी मैं टाइप अगर चेंज नहीं करता, तो मुझे यहाँ पे ही एरर देगा, ठीक है। तो चूंकि इफ कंडीशन में जो कंपैरिजन ऑपरेटर है वो इंटीजर वैल्यूज को कंपेयर कर रहा था। ये देखें मैंने एज लिखी 17, तो योर एज इज 17 ईयर्स, उसने ये भी प्रिंट करवा दिया, उसने ये एस क्लास STR भी प्रिंट करवा दी। यहाँ पे वो एरर दे रहा है, क्या कह रहा है? टाइप एरर, ठीक है जी। अब इस टाइप एरर की डिटेल ये सबसे बॉटम पे लिखी होगी उसने, नॉट स्पॉटेड बिटवीन इंस्टेंसेस ऑफ STR एंड इंट। कहते हैं आप स्ट्रिंग को और इंट को कंपेयर नहीं कर सकते, यू कैन कंपेयर इंटीजर विद इंट, ठीक है। तो राइट साइड पे तो इंटीजर वैल्यू है, लेफ्ट साइड पे स्ट्रिंग वैल्यू है, ठीक है जी। तो कहता है ये नहीं आप कर सकते, या तो आप इसको इस तरह से करेंगे, या फिर आप इसको कैसे करेंगे, या फिर आप इसको ऐसे कर सकते हैं। देखें ये भी पहले इसकी टाइप स्ट्रिंग थी, अभी इसको मैं कमेंट कर देता हूँ आपको समझाने के लिए। कमेंट कर दिया। अभी देखिए मैंने इनपुट ले ली 17 एज में, इसकी टाइप दिखा रहा है STR। इसको मैं एक्सटर्नली ऐसे भी कर सकता हूँ, एज इज इक्वल टू इंट एज, ठीक है। बात समझ आई? लेकिन ये डिफरेंट वेज हैं, लेकिन जो पहले वाला तरीका है वो ज़्यादा बेटर है। ओके ठीक है, ठीक है। इनपुट ले ली 17, पहले उसने टाइप दिखाई है STR। अब मैंने ये वाली जो कंडीशन, ये वाली स्टेटमेंट जो लिखी है, उसको मैंने वैल्यू को चेंज कर दिया इंट में, अब वो इंट दिखा रहा है। ऐसे भी आप कर सकते हैं, इस तरह से भी लिख के,
लेकिन ज़्यादा बेटर वे आई थिंक सो ये वाला ही है कि आप उसको जब इनपुट ले रहे हो उसी वक्त इनपुट को आप इंट के अंदर लिखें। ठीक है ना, इनपुट को इंट के अंदर लिखें। ठीक है जी। ये जो एक्स्ट्रा स्टेटमेंट्स हैं इनको मैं फिलहाल चलो लिखा रहने देता हूँ आपकी सहूलत के लिए। और टाइप और ये दोनों भी मैं ऊपर ले जाता हूँ। ठीक है जी। तो ये है हाउ वी कैन डील विद इंटीजर एंड फ्लोट वैल्यूज। ठीक है जी। 17 या 16। तो अब ये हमारी जो वैल्यू है वो इंट है, और इंट के ऊपर फिर हम कोई उसको इफ कंडीशन में कंपेयर कर सकते हैं इजीली। फाइन, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। ओके जी। यू कांट वोट एनी कैंडिडेट। तो ये तो था, हम अगर इसको चेंज करें इंट में करना चाहें तो इस तरह से करेंगे। अगर आप फ्लोट में करना चाहें, ठीक है जी, तो फ्लोट में कैसे करेंगे? फर्ज करें मैं कहता हूँ हाइट, हाइट इक्वल फ्लोट। फ्लोट के अंदर आपने पैरेंथेसिस लगाने हैं, इसके अंदर आपने इनपुट करना है। ठीक है, मैं कहता हूँ एंटर योर हाइट। फाइन, ओके। सी लैंग्वेज में जब डिक्लेयर करते थे ना, हम डिक्लेयर जब करते थे उस वक्त हम फ्लोट ऐसे लिखते थे, फ्लोट फिर हाइट, ये आगे सेमी कॉलन भी लगाते थे। ठीक है, ये सी लैंग्वेज नहीं है। इसमें डिक्लेयर करते वक्त हम फ्लोट या इंट या कुछ और यूज ही नहीं करते, चार वगैरह यूज नहीं करते। ठीक है, हम जिस तरह की कीमत इस वेरिएबल में स्टोर करेंगे ना, वही टाइप उसकी हो जाएगी। हम अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग उसकी टाइप को चेंज भी कर सकते हैं। तो जब इनपुट में हम वैल्यू लेते हैं ना यूज़र से, वो बाय डिफ़ॉल्ट उसको स्ट्रिंग में लेता है। अगर वो वैल्यू हमारी नंबर्स में हम लिखें, जैसे 17 लिखते आए हैं, जैसे अब हम हाइट देंगे फॉर एग्जांपल 5.6 5.5 हाइट, 5 फुट 5 इंच, तो वो 5.5 कंसीडर तो वो होगी स्ट्रिंग, लेकिन उसको मैंने फ्लोट में चेंज करना है। तो क्या करूंगा, अपने सारे इनपुट फंक्शन को मैं फ्लोट और पैरेंथेसिस के अंदर लिख दूंगा। ठीक है, फिर वो चेंज हो जाएगा। समझ आ गई? ओके। अब ये फ्लोट में चेंज हो गया, इसको मैं कंफर्म कैसे कर सकता हूँ? आपको पता है मेरे पास एक फंक्शन है टाइप का, उसके जरिए योर हाइट इज हाइट 5 फुट, चलो इतना ही काफ़ी है। ठीक है जी। और साथ हमने उसकी चेक करना है उसकी टाइप। तो मैं क्या करूँगा, टाइप ऑफ, सॉरी, टाइप ऑफ GHT। ठीक है, अब देखें, पहले उसने हाइट पूछी, मैं कहता हूँ 5 पॉइंट कितनी है, 7 है, 8 है, 9 है, 8। यार आपकी तो हाइट में मुझसे करीब करीब हो गई, बस कोई 2 के इंच रह गए हैं। माशाल्लाह। अच्छा जी, 5 फुट 8 इंच, योर हाइट इज 5.8, और ये इसको फ्लोट दिखा रहा है। अगर मैंने इसको फ्लोट में ना लिखा होता, टाइप कास्ट ना करवाया होता, टाइप इसकी चेंज ना की होती, तो आउटपुट तो यही आनी थी। लेकिन इसकी जो टाइप थी, जो इसकी क्लास थी, वो कौन सी आनी थी? वेरी गुड, वेरी गुड, STR आनी थी। ठीक है जी। ओके। तो ये देखें, यहाँ पर उसने इंट में इसको करवाया हुआ है टाइप कास्ट, फिर ये उसने फ्लोट में करवाया हुआ है। ठीक है जी। To handle numeric inputs, you typically use the int or float function to convert input strings to integers or floating point number respectively. फाइन हो गया। Operators and expressions। ठीक है जी। अब इसमें अगला टॉपिक आ गया हमारा, जहां पे समझ नहीं आएगी पूछ लेना है। Operators and expressions। तो ओके जी, ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस। अच्छा, ऑपरेटर्स हमारे पास बाय द वे कई किस्म के हैं। ऑपरेटर्स हमारे पास कई किस्म के हैं। अब पता नहीं, मैंने चूंकि ये बुक पहले देखी नहीं है, इसमें कौन कौन से हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं, और असाइनमेंट भी है, और एक्सप्रेशन, बस ये दो ही ऑपरेटर? अच्छा जी, ऑपरेटर प्रेसिडेंस भी है। ठीक है, ऊपर भी हैं। ठीक है, ठीक है। जाओ बात सुनाओ यार भाई।
चलें जी, इसमें ये देखें सबसे पहले सबसे पहले ये आ गए हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, फिर आ गए हैं कंपैरिजन वो लेस देन वगैरह वाले, फिर ये असाइनमेंट आ गया, एंड और नॉट आ गए, फिर ये लॉजिकल, अच्छा लॉजिकल हैं, असाइनमेंट वो इक्वल साइन, ठीक है जी। और इसमें हाँ ठीक है, उसने कंपाउंड असाइनमेंट भी यूज़ की हुई है, लेस माइनस इक्वल, ठीक है। करते हैं इनको, लॉजिकल ऑपरेटर आ गया, एंड और नॉट आ गया, एक्सप्रेशन, ओके। ओके जी, हमारे पास जो ऑपरेटर्स हैं वो यहाँ पे यूज़ किए हुए हैं, एक है अरिथमेटिक, दूसरे हैं कंपैरिजन, तीसरे हैं लॉजिकल, और चौथे हैं असाइनमेंट। अच्छा, जो अरिथमेटिक है वो आपको पता है, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और यहाँ पर ये भी शायद होगा इंक्लूड, आई थिंक सो, और ये भी होगा मॉडुलस, नहीं है तो चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। लेस देन, लेस देन, इक्वल, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन इक्वल, और ये है कंपैरिजन इक्वालिटी, और नॉट इक्वल, ठीक है जी। लॉजिकल में आ जाता है एंड और नॉट, कंपैरिजन ये आ गए। असाइनमेंट, सिंपल असाइनमेंट तो सिंगल सिंगल है, इक्वल, ठीक है जी। फिर ये प्लस इक्वल है, इसको भी डिस्कस करते हैं, माइनस इक्वल, मल्टीप्लाई इक्वल, और डिवाइड इक्वल। सिंपली आपको बता दूं, ये जो प्लस इक्वल है ना, फर्ज करें मैं कहता हूँ एज इक्वल एज प्लस 2, जो एज की प्रीवियस वैल्यू होगी उसमें 2 का इजाफा करके वापस एज में स्टोर करेगा, ऐसा ही करता था ना। तो इसको हम सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, एज प्लस इक्वल टू, ठीक है। यानी कि ये वाला जो कोड है और जो ये वाला कोड है, ये दोनों सेम ही काम करेंगे। प्रैक्टिस करते हैं इसकी, ठीक है जी। ये हमारे पास डिफरेंट ऑपरेटर जो हम देखेंगे। तो सबसे पहले ऑपरेटर्स हैं हमारे पास अरिथमेटिक, ठीक है जी। एक मैं स्टेटमेंट लिख लेता हूँ, प्रिंट, हमें इतना कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स होने की ज़रूरत नहीं है, एफ एडिशन, मैं कहता हूँ 7 + 9, ठीक है जी। ये प्लस ऑपरेटर है। लेफ्ट पे, राइट पे आप चाहे वेरिएबल्स के नाम लिख लो, चाहे आप जो है वो खुद से वैल्यूज लिख लो, कांस्टेंट। ये आपका एडिशन ऑपरेटर है, ये आपका कह लो सब ट्रैक्शन, इनका तो आपको ऑलरेडी पता है ना। 7 - 4 क्या करता है, मल्टीप्लिकेशन का आपको पता है, 7 × 9 क्या करेगा, और डिवीजन 7/3 क्या करेगा, ठीक है जी। मॉडुलस, मॉडुलस 9 - 2, यही बताता हूँ, और 7 × 2। अच्छा जी, एडिशन, इसको बल्कि हम यूं ना कर लें, इस तरह से, एडिशन 7 + 9, ठीक है, 7 - 4, ताकि वो हमें क्लियरली समझ भी आ जाए, 7 × 9, और ये क्या, डिवीजन करना था, इसको ऑपरेटर चेंज नहीं किया, ओके। डिवीजन 7/3, और ये आ गया मॉडुलस 9 - 2, वो भी कर लेते हैं, डिवीजन, मॉडुलस, और ये है 7 this 2, ओके जी। नाउ वी कैन सी, 7 × 9 16 आ गया, 7 - 4 3 आ गया, 7 × 9 63 आ गया,
7/3, 2.3 आ गया, 9 मॉडुलस 2, ये रिमाइंडर देता है, इसको साथ लिख भी लेते हैं। क्या देता है? रिमाइंडर। मॉडुलस क्या करता है? रिमाइंडर। ठीक है जी, रिमाइंडर। और ये क्या करता है? ये आपका मल्टीप्लाइंग बाई ये उसकी पावर है, पहले की पावर जितनी आपने लेनी है, 7 की पावर 3, 7 × 7 = 49, 49 × 7। ठीक है, अगर छोटी वैल्यू ले लेंगे फिर आपको मतलब समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। 3 की पावर 3, 3 × 3 = 3, 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27। ठीक है जी, ये आपके हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। 7 + 9, 7 - 4, 7 × 9। ठीक है जी, 7/3, मॉडुलस रिमाइंडर, जो बाकी बचता ना, हम जब कॉपी पे करते हैं डिवीजन, तो जो एंड पे बाकी बचता होता है, ये मॉडुलस वो भेजता है और ये पावर निकालता है। 3 पावर्स, इसको आप पावर पढ़ सकते हो, 3 की ताकत 3। ठीक है जी, किया बना ये पहले आपने मैथ्स में। ओके, तो ये आपके आ गए यहाँ पे ऊपर। आप इसको अगर हेडिंग देना चाहो तब भी ठीक है, ना देना चाहो हेडिंग, सारी बात है उसमें दोगे आप मार्कडाउन में, अदरवाइज आप कह लो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ठीक है जी, चलो ये हो गए। आगे चलो, आगे हम कहते हैं जी नया हम कोड का सेक्शन शामिल कर लेते हैं। हम कहते हैं ये कौन से हैं अब? कंपैरिजन, कंपैरिजन ऑपरेटर्स। अब कंपैरिजन को लिखेंगे हम वैसे ही प्रिंट एफ में, प्रिंट एफ कह रहा हूँ, प्रिंट में ही लिख लेते हैं लेस देन। ठीक है, लेस देन। मैं कहता हूँ 9 = 7। ठीक है, अब ये जो लेस देन ऑपरेटर है ना, ये कंपैरिजन ऑपरेटर है। लेस देन कंपैरिजन, इसका जो आंसर होता है ना वो ट्रू या फॉल्स होता है। तो 9 7 से छोटा है, 9 7 से छोटा है। और नहीं यार, बड़ा है। तो हमने लिखा है 9 = 7। तो ये गलत है ना लिखा हमने, तो इसका उससे क्या जवाब देना चाहिए? फॉल्स। ठीक है ना जी, <9 > 7 फॉल्स। ठीक है, चूंकि हमने उसको, अगर मैं कहता हूँ, सॉरी, अगर मैं इसको कॉपी कर लूँ पहले, मैं कहता हूँ 9 > 7, अब वो कहेगा ट्रू। ठीक है जी, मैं कहता हूँ 9 <= फिर कहेगा फॉल्स, लेस देन इक्वल, क्योंकि ना छोटा है ना बराबर है। मैं कहता हूँ ग्रेटर देन इक्वल। ठीक है जी, अब ये बड़ा है, चाहे बराबर नहीं है लेकिन बड़ा तो है। ठीक है जी, फिर मैं कहता हूँ 9 इक्वल्स इक्वालिटी, इक्वालिटी नहीं है, अगेन फॉल्स। ठीक है जी, मैं कहता हूँ 9 > 7 तो ये कह रहा है इनइक्वालिटी, बिल्कुल इनइक्वल है ये, तो ये ट्रू। 9 <= 7 false, 9 <= 7 true, less than equal 7 false, greater than equal 7 true, equal 7 false, not equal 7 true। ठीक है, तो ये हमारे आ गए पहले कौन से थे, ये आ गए शुरू पे। इसने डिफरेंटली किया हुआ, कोई मसला नहीं, ऐसे भी आप कर सकते हो। ये आ गए आपके कंपैरिजन ऑपरेटर, उससे पहले उसने कर लिए हैं अरिथमेटिक, जमा तफरीक, कंपैरिजन, लेस देन, ग्रेटर देन, इसमें यही है। ग्रेटर देन आ गया, लेस आ गया, इक्वल आ गया, नॉट इक्वल आ गया, दिस एंड दिस। ओके, असाइनमेंट आ गए। अच्छा, असाइनमेंट हमने भी देखा। असाइनमेंट एक तो सिंपल तो हम देखते आए हैं ना, सिंपल असाइनमेंट तो देखते आए हैं, जिसमें राइट साइड की वैल्यू लेफ्ट साइड पे जाती है। ठीक है जी, एक तो सिंपल है ना, मैंने कहा एज इक्वल 17, राइट साइड की वैल्यू लेफ्ट पे चली जाएगी। राइट साइड पे इनपुट भी आ सकता है, राइट साइड पे कोई एक्सप्रेशन भी आ सकती है, 5 × 2 + 3, इसको रिजॉल्व करेगा, 5 + 2 × 3, इसको रिजॉल्व करेगा और आंसर दे देगा। ठीक है जी, वो उसमें स्टोर कर देगा एज में। ओके, अच्छा, ये सिंपल आपका असाइनमेंट ऑपरेटर है। ओके,
इसके अलावा जो इसने यूज़ किए हुए हैं, चलो मैं इसको फ़िलहाल रिमूव करता हूँ, इसको मैं प्रिंट करता हूँ। मैं कहता हूँ योर एज इज दिस, ठीक है। अब मैं कहता हूँ एज प्लस इक्वल 17, सॉरी प्लस इक्वल 1। मैं कहता हूँ आफ्टर 1 year योर एज विल बी, इधर 17 मैंने क्यों लिखा था, इधर तो मैंने एज लिखना था, कोई बात नहीं। ओके देखिएगा ज़रा, योर एज इज 17, आफ्टर 1 year योर एज विल बी 18। मैंने क्या किया, एज प्लस इक्वल 1, ठीक है। ओके ऐसे ही मैं कहता हूँ माइनस इक्वल 3, सॉरी 3 years ago यू आर इतने years old, ठीक है। 3 साल पहले आप 15 साल के, अच्छा सॉरी सॉरी, वो पता क्या हुआ, 17 से एक बढ़ा दिया ना तो आपको पहले ही आपकी एज 1 साल बड़ी दिखाई हुई थी। अब इसको हम -3 करने के बजाय -4 करना पड़ेगा ना, फिर 3 साल पहले जितनी आपकी एज आएगी। 3 years ago you were 14 years old। -4 इसलिए किया कि यहाँ पर हमने 1 साल बढ़ाया था ना, तो वो वाला भी तो निकालना है। ओके 3 years ago you were 14 years old, ठीक है जी। तो ये माइनस इक्वल इस तरह से काम करता है। इसी तरह से अगर आप कहें मल्टीप्लाइंग बाय 2, तो ओके जी, अब अब ये करेगा 14 को, अब ये करेगा 14 को। उससे पहले हम ये कर देते हैं एज प्लस इक्वल 3, अब वो आपकी करंट एज आ गई। अब मैं कहता हूँ व्हेन योर एज विल बी डबल, व्हेन योर एज विल बी डबल यू हैव इतने years spent। ओके व्हेन योर एज विल बी डबल यू हैव 34 years spent, आपके 34 साल आपने गुजार लिए होंगे। इंग्लिश छुट्टी पर जी लिख दिया है, ठीक है भाई। मल्टीप्लाइंग बाई इक्वल, प्लस इक्वल, माइनस इक्वल, ऐसे ही डिवाइड इक्वल भी इसी तरह से काम करता है। वापस उसी एज पे आना है, तो डिवाइडिंग इक्वल कितने से करना है, 2 से डिवाइड करोगे ना तो आपकी करंट एज निकल आएगी। मैं यही ले लेता हूँ, ठीक है जी। योर करंट एज इज दिस, डिवाइड कर दिया, योर करंट एज इज 17.0। उसने पता क्यों किया है, क्योंकि जब डिवाइड किया ना, डिवाइड किया तो वो फिर उसको उसने डेसिमल पॉइंट में, फ्रैक्शन में शो करना ही करना है। तो ये आपके आ गए असाइनमेंट ऑपरेटर। अब आ गए, अब आपके आगे आएंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल में आता है एंड और नॉट, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल मैं क्या, समझ आ रही है उज़ैफा? ओके गुड। मैं कहता हूँ कोई एक लॉजिकल ऑपरेटर हम लिख लेते हैं, 7 is less than 9, ये कंडीशन ट्रू है, एंड 7 is greater than 9, ठीक है। अब इसमें से एक कंडीशन ट्रू है और एक फॉल्स है। लॉजिकल एंड किस किस का, इसका विल बी, एक ट्रू है एक फॉल्स है, दरमियान में लगा हुआ एंड को उर्दू में कहते हैं और। आप पापा से कहें पापा मुझे एक बाइक भी ले दें और मुझे जो है वो नया मोबाइल भी ले दें,
तो दोनों चीज़ें चाहिए ना, और एंड आई नीड अ न्यू बाइक एंड अ मोबाइल एज वेल। ठीक है जी। तो अब्बा जी ने आपको एक चीज़ ले दी, दूसरी नहीं लेके दी, तो बात नहीं ना बनी। तो दोनों का ट्री होना ज़रूरी है। 7 इज लेस देन 9 ट्रू था, बट 7 इज ग्रेटर देन 9 फॉल्स था, तो रिजल्ट फॉल्स आ गया। दोनों एंड में दोनों ट्रू होने चाहिए, फिर रिजल्ट ट्रू आएगा। ठीक है जी। अगर मैं यहाँ पे 9 इज लेस देन 7 करूँगा ना, तो फिर ये ट्रू आएगा। ये मैंने इधर तो कर दिया, इधर भी करना पड़ेगा ना। 9 इज लेस देन 7, अब रिजल्ट इसका ट्रू आएगा। क्या हो गया? 7 इज लेस देन 9 एंड ओ सॉरी 7, चलो ऐसे कर लो, 9 इज ग्रेटर देन 7। 9 इज ग्रेटर देन 7, ठीक है जी। अब रिजल्ट ट्रू आएगा। ठीक है। तो जो एंड होता है उसमें दोनों जो आपके एक्सप्रेशंस हैं वो ट्रू होने चाहिए। दोनों का रिजल्ट ट्रू होगा तब रिजल्ट ट्रू आएगा, और में किसी एक का भी ट्रू होगा तो रिजल्ट ट्रू आ जाएगा। 7 तो 9 से छोटा है, लेकिन 7 9 से बड़ा नहीं है, दरमियान में लगा हुआ है, और इसका नतीजा ट्रू है, इसका रिजल्ट ट्रू है, इसका रिजल्ट फॉल्स है। ठीक है जी। तो ओवरऑल रिजल्ट ट्रू आएगा। ये सिंपल सी स्टेटमेंट जेन में रख लो, सिंपल सी स्टेटमेंट जेन में रखें। ये ले मैं लिख देता हूँ इधर। इन एंड ऑपरेटर और ऑपरेशन, if if any of the result is false, any of the result is false, then overall result will be false। क्योंकि एंड में हम 3 4 5 एक्सप्रेशन को इकट्ठा कर सकते हैं। ठीक है जी। इन और ऑपरेशन, a single true will make overall result as true। और ऑपरेशन में सिंगल जो ट्री होता है ना, एक ट्री भी ओवरऑल ओवरऑल एक्सप्रेशन का रिजल्ट ट्रू बना देता है। जैसे ये देखें, ये वाला ट्रू था और ये वाला फॉल्स था। और भी चाहे इसमें ऐड कर लें आप, और आप कहते हो 0 इज इक्वल टू 9, ये भी फॉल्स है। और आप कहते हो 99 इज इक्वल टू 66, ये भी फॉल्स है। ठीक है। लेकिन इसका जो रिजल्ट है आएगा ट्रू ही आएगा, क्योंकि उसमें एक एक्सप्रेशन, एक का रिजल्ट ट्रू, हमने एक ट्रू वाली एक एक्सप्रेशन उसमें डाल ली हुई है, 7 <9 वाली। ठीक है जी। तो इसका ओवरऑल रिजल्ट लॉजिकल, असल में ये लॉजिकल और है, लिख दिया मिस्टेकली, ऐड लिख दिया है, लॉजिकल और। ठीक है। लॉजिकल और, इसका रिजल्ट ट्रू था, ये फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, लेकिन एक ट्रू की वजह से ओवरऑल रिजल्ट ट्रू आ गया। ठीक है। ओके, फिर एक और है नॉट। नॉट, नॉट क्या करता है? नॉट करता है वो, जनाब अल्लाह आपका भला करे, वो गलत को, वेरी गुड, लॉजिकल नॉट, वेरी गुड, वो गलत को सही कर देता है और सही को, फर्ज करें मैं कहता हूँ नॉट 7 इज लेस देन 9। 7 इज लेस देन 9 एक्चुअली सही था। ठीक है जी। ट्रू था, 7 9 से छोटा ही होता है, लेकिन जब उससे पहले नॉट लगा दिया, फॉल्स कर दिया उसने। ठीक है जी। इसको इसको इधर भी लगा दूं, लॉजिकल, बल्कि पूरा ही लिखें के, समझ आ गई है? चलो जी, ये हमारे ऑपरेटर्स हो गए। अब एक्सप्रेशन क्या होती है? ये हमने कुछ 7 एक्सप्रेशन लिखी भी हैं, लेकिन मैं एक्सप्रेशन की आपको डेफिनेशन बता देता हूँ। एक्सप्रेशन इज अ वैलिड combination of operators and operands। ठीक है जी। एक्सप्रेशन जो है ये ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स कौन कौन से जो हमने पढ़े हैं, अरिथमेटिक या कंपैरिजन, लॉजिकल, असाइनमेंट। तो एक्सप्रेशन होती है वैलिड कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स। ऑपरेंड्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स
एंड लिटरल्स या कांस्टेंट कह लो, वेरिएबल, कांस्टेंट्स, लिटरल्स भी वही हैं लेकिन बहरहाल चलो ओके। कुछ लिखा तो हमने है नहीं, बस ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स, ठीक है जी। चलो फर्ज करें कुछ भी आप लिख लें, जैसे आप कहते हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसे ये मैंने एक्सप्रेशन एक लिखी है 7 + 4 ज़रब 3, ये एक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसे ये एक एक्सप्रेशन है, ये अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है, चूंकि इसमें अरिथमेटिक ऑपरेटर्स यूज हुए हैं। 19 चूंकि मल्टीप्लिकेशन है, ये पहले सॉल्व होगा, 4 × 3 12, 12 + 7 19, ठीक है, ये एक्सप्रेशन होती है। बुक पे क्या है वो हम देख लेते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स आ गए, एंड और नॉट आ गए। एक्सप्रेशन, expression is a combination of variable operators and values that produces a result। यहाँ पे वैलिड मैंने इसलिए लिखा है, वैलिड मैंने इसलिए लिखा है, डेफिनेशन ये भी आपकी ठीक ही है, गलत नहीं है। वैलिड इसलिए लिखा है कि अगर अगर कॉम्बिनेशन हो लेकिन वैलिड ना हो तो फिर वो मतलब उसका रिजल्ट नहीं आएगा। जिस तरह से ये देखो ना, ये मैंने लिखा है, इसमें दरमियान में मैं प्लस के साथ माइनस लगा देता हूँ इजाफी, अब ये वैलिड कॉम्बिनेशन नहीं बना, ठीक है। तो -5 कैसे आया उसको हमें देखना पड़ेगा ना। उसने इसको समझा है कि ये ना वैल्यू माइनस की है, ओवरऑल इसका रिजल्ट -12 आ गया, और वो ये अभी वैलिड बन रहा है, और उसको फिर उसने 7 के साथ प्लस किया, -12 + 7 तो वो आपका। अच्छा अब उसको मैं इसमें ये एक और माइनस लगा देता हूँ, अब ये इनवैलिड हो गया है, ठीक है। इधर एक माइनस लगा देता हूँ, अब ये भी इसका कोई क्रिटिकल सा कॉम्बिनेशन बना रहा है, माइनस माइनस। तो अब ये मुझे मुझे पता चल गया ये कैसे कर रहा है, माइनस माइनस प्लस हो गया, लेकिन लेकिन इस तरह से है कि वो इतना कॉम्प्लेक्स हमें लिखना नहीं चाहिए, हमें वो पैरेंथेसिस लगा लेने चाहिए सम टाइम। लेकिन अगर आपका ये वैलिड नहीं आएगा तो वो आपका जो है ना वो मतलब सही से नहीं तरतीब से लिखेंगे, वो फिर आपका इनवैलिड हो जाएगा। इसलिए आपका जो एक्सप्रेशन होता है उसकी डेफिनेशन हम यूं ही करते हैं, एक्सप्रेशन इज अ वैलिड कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स, ठीक है। अब वैलिड में ये भी है ना कि आप फर्ज करें पीछे हमने जो वेरिएबल सारे डिक्लेयर किए हुए ना, सारे हम यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। प्रिंट, मैं कहता हूँ एज प्लस एज प्लस, अच्छा चलो प्लस नहीं लगाता, टोटल अंडरस्कोर मार्क्स, ठीक है, ये भी एक वेरिएबल था मैंने डिक्लेयर किया था, ठीक है। उसने एरर दे दिया है, क्या कह रहा है, इनवैलिड सिंटैक्स परहैप्स यू फॉरगॉट अ कॉमा। तो इधर मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट को यहाँ पे प्लस लगा देता हूँ, अब ये वैलिड हो गया, -5, क्या क्या अनस्पॉटेड ऑपरेटर, फ्लोट एंड टोटल मार्क्स में कोई वैल्यू हमने लिखी थी कि नहीं लिखी थी, नहीं लिखी हुई। और कौन सा वेरिएबल टोटल मार्क्स में, या वेरिएबल का नाम तो नहीं कहीं गलत हो गया, या कैपिटल के साथ एज को हमने वो क्या कहते हैं उसे, स्ट्रिंग इनपुट ली थी ना उसमें एक दफ़ा, उसको चेंज नहीं करवाया था, ठीक है। हम यहाँ पे लगा लेते हैं वेरिएबल को, नए डिक्लेयर दोबारा से कर लेते हैं, एज इक्वल 20, चलो एज को रहने ही दो ना, आप कोई और ले लो। फर्ज करो मैथ आपका है, उसमें आपके 80 मार्क्स हैं, वैसे तो सब्जेक्ट के कैपिटल से होना चाहिए, इंग्लिश इक्वल 76 मार्क्स हैं, कंप्यूटर इक्वल 90 मार्क्स हैं, ठीक है जी। मैं कहता हूँ मैथ प्लस इंग्लिश, और इधर मैं कंप्यूटर वैसे लिख देता हूँ। अब ये तीनों वैलिड हमारे पास वेरिएबल्स हैं, ठीक है, लेकिन उसने ये एरर दे दिया, क्या कह रहा है, इनवैलिड सिंटैक्स परहैप्स यू फॉरगॉट अ कॉमा, उसने इसको असेस करके जो उसे लगा वो उसने कह दिया। तो हम असल में अपने सारे सब्जेक्ट के मार्क्स को ऐड करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो इसके दरमियान में हम वो प्लस लगाना भूल गए हैं,
तो जो कॉम्बिनेशन पहले हमने बनाया था वो इनवैलिड था। ठीक है जी, अब उसने क्या, ये माइनस कहाँ से लेके आ रहा है, वो ये ऊपर से लेके आ रहा है कहीं से। हाँ, ये वाला, इसको आप कमेंट कर देना अभी फिर। 246, ठीक है। तो अब ये वैलिड कॉम्बिनेशन है, फाइन। ओके, एक्सप्रेशन हो गया। आगे चलो, आगे वो क्या कह रहा है, ऑपरेटर प्रेसिडेंस। प्रेसिडेंस होती है कि इसको हम अब मतलब इजाफी नहीं टाइम लगाते। प्रेसिडेंस होती है कि जब एक ही एक्सप्रेशन में एक से ज़्यादा ऑपरेटर्स आ जाएं, तो पहले कौन सा ऑपरेटर हल करना है, प्रेसिडेंस। प्रेसिडेंस से मुराद ये है कि प्रियोरिटी किसको देनी है। ठीक है, अगर एक्सप्रेशन में कोई ऑपरेटर्स डिफरेंट आ जाएं तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी आएगी पैरेंथेसिस को। डेफिनेशन भी एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। ऑपरेटर प्रेसिडेंस डिटरमिन्स द ऑर्डर, ऑर्डर वो तरतीब, इन विच ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड, जिस तरतीब से ऑपरेशन परफॉर्म होने हैं, इन एन एक्सप्रेशन। ठीक है जी, इन पाइथन एज वेल एज इन मैथमेटिक्स सर्टेन ऑपरेटर्स हैव हायर प्रेसिडेंस। बाज ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस हायर होती है। जैसे यहाँ से भी आप देखो ना, यहाँ से देखो, जब हमने ये एक्सप्रेशन लिखी थी 7 - 4 = 13, तो उसने पहले 7 - 4 नहीं किया। अगर पहले 7 - 4 करता तो जवाब आता 3, फिर वो 3 को जवाब देता, 3 से जवाब आता 9, लेकिन जवाब आ रहा है -5। अगर मैं पहले 7 - 4 करवाना चाह रहा हूँ तो मुझे इसके गिर्द पैरेंथेसिस लगाने पड़ेंगे। ठीक है, वरना अगर मैं नहीं लगाऊंगा ना, तो ज्यादा जो प्रेसिडेंस है, जो ज्यादा प्रियोरिटी है, वो किसकी है, वो मल्टीप्लिकेशन की है। ठीक है ना, तो ये है प्रेसिडेंस। तो मैथ में भी ऐसा होता है। तो जो प्रेसिडेंस है वो किस तरह से है, सबसे पहले पैरेंथेसिस इवेल्युएट होती है, फिर एक्सपोनेंटेशन, वो जो हमने स्टार स्टार 2 पावर 3 है ना, एक्सपोनेंटेशन, वो एक्सपोनेंट स्टार स्टार जो लगाते हैं। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉडुलस, ये तीनों सेम लेवल के हैं, जेड़ा पहला आज में। ठीक है, फिर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन वो उसके बाद है। तो इस तरह के क्वेश्चन ना आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं। अब इसको देखो ना, इसमें पैरेंथेसिस तो कोई भी नहीं है। सबसे पहले क्या सॉल्व होना, एक्सपोनेंटेशन होना है। ठीक है जी, 2 पावर 2 है, वो 4 आ गया। एक्सपोनेंटेशन की उसने प्योरिटी ज्यादा बताई है ना भाई, ये देखो, परफॉर्म्स पावर ऑपरेशन। नेक्स्ट, पावर पहले आएगी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से और उससे। ठीक है ना, तो ये एक खास तरतीब। उसके बाद आ गया कंट्रोल स्ट्रक्चर। कंट्रोल स्ट्रक्चर आमतौर पे पाइथन में या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, किसी तो नहीं खैर कह सकते, हर किसी नहीं कह सकते, लेकिन जनरली हर किसी में भी बहरहाल ये रूल आता ही है। तो टॉपिक का नाम है कंट्रोल स्ट्रक्चर। कंट्रोल कहते हैं उसको, उसको आप ना खुद से कंट्रोल कर सकते हो स्ट्रक्चर को। स्ट्रक्चर हमारे पास कई किस्म के होते हैं। एक होता है डिफॉल्ट स्ट्रक्चर, डिफॉल्ट स्ट्रक्चर, इसे हम टॉप डाउन भी कहते हैं, टॉप डाउन, ऊपर से लेकर नीचे सारी स्टेटमेंट्स रन कर रही होती हैं। ठीक है जी, कंट्रोल स्ट्रक्चर में एक आता है सिलेक्शन। सिलेक्शन, इसको कंडीशनल भी कहते हैं। ठीक है जी, और सिलेक्शन को कंडीशनल भी कहते हैं, इफ कंडीशन वगैरह। फिर एक आता है रेपिटिशन, इसको आप लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर भी कहते हैं। ठीक है जी, इसके अलावा एक आध और भी है आपका रेपिटिशनल, जैसे आपका स्विच आ जाता है। स्विच यहाँ पे तो नहीं होता, यहाँ पे सिलेक्ट केस है गालिबन। ओके, ठीक है जी। तो ये आपके, अब आपकी बुक में पता नहीं क्या क्या उसने दिए हुए हैं। डिसीजन मेकिंग है, इफ स्टेटमेंट आ गई, इफ एल इफ आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है जी, फिर उसके बाद शॉर्ट एंड इफ आ गई, दैट्स फाइन, और इफ एल इफ एल्स आ गया। उसके बाद उसने दे दिया लूपिंग, वाइल आ गया, फॉर आ गया। हाँ ठीक है, उसने आपके वो सिलेक्ट केस नहीं दिया हुआ, कोई बात नहीं। ओके जी, तो ये दो उसने यहाँ पे डिस्कस किए हुए हैं। डिफॉल्ट तो वो है ना, जो टॉप डाउन ऑटोमेटिकली चलता ही चलता है। सिलेक्शन, इफ कंडीशन है, रेपिटिशन है। अब देखें, हमने ना प्रीवियसली वो एक कंडीशन वैसे लगा के देखी थी। ठीक है जी, फर्ज करें मैं एक सिलेक्शन, मैं एक वेरिएबल लेता हूँ एज, लाजमी एज ही लेना, आप कोई और ले लें, मार्क्स इक्वल इंट। अब मैं इसको इंट में चेंज भी करवाऊंगा। इनपुट मैं कहता हूँ
एंटर डबल कोट्स में लिखना है, काइंडली एंटर योर ऑब्टेन्ड मार्क्स। ठीक है जी, ऑब्टेन्ड मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, अब इसके मार्क्स जो है मैं कहता हूँ इफ मार्क्स इज लेस देन इक्वल्स, सॉरी, इज ग्रेटर देन इक्वल्स 90। अगर मार्क्स 90 से बड़े हैं या उसके बराबर हैं तो मैं कहता हूँ प्रिंट करवा दो ए प्लस ग्रेड, यू हैव स्कोर्ड ए प्लस ग्रेड। ठीक है, अब मैंने चूंकि इनपुट ली हुई है तो इसको रन किया तो कह रहा है काइंडली एंटर योर ऑब्टेन्ड मार्क्स, मैं कहता हूँ 91। ठीक है जी, तो उसने शो करवा दिया यू हैव ऑब्टेन्ड ए प्लस ग्रेड। अच्छा, मैं कहता हूँ 89। अब 89 मैंने कहा था अगर 90 के बराबर हैं या 90 से बड़े हैं फिर शो करवाना है ये। अब मार्क्स आ गए, कंडीशन हो गई फॉल्स, फिर अब ये कुछ भी नहीं करेगा। ये सिंपल सिंपल इफ कंडीशन, सिंपल सिलेक्शन। अगर तो हमारी कंडीशन ट्रू होगी तो ये स्टेटमेंट प्रिंट करवा देगा, वरना कुछ भी नहीं करेगा। ठीक है, बात समझ आ गई। और अगर हम ये चाहते हैं कि स्टेटमेंट ट्रू हो जाए तो उसके मुकाबले में उसकी वजह से उसके नतीजे में कुछ शो करवाए, और अगर स्टेटमेंट फॉल्स हो फिर कुछ और करवा दे। ठीक है, जैसे आप पापा से कहते हैं पापा मुझे या तो नई 70 ले दें, अगर नहीं तो मुझे सेकंड हैंड 70 ले दें और मुझे नया मोबाइल ले दें। ठीक है, ठीक है जी, तो या तो पापा नई 70 ले देंगे या फिर 70 पुरानी पकड़ेंगे और एक आपको मोबाइल ले देंगे। दोनों सूरतें जो पापा को सूट करें। ठीक है जी, तंग ना करें जालमा करे, अब्बा जी ने मेरे मगर पवाया हुए। अच्छा, इफ मार्क्स अंकल ने कहा था जी इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 9 इक्वल 90 तो ये, अदरवाइज एल्स, एल्स एल्स में मैं कहता हूँ, एल्स में मैं कहता हूँ यू डिडंट अटेन, एल्स के बाद भी ये कॉलन आना है, यू डिडंट अटेन और अचीव जो भी अप्रोप्रिएट मार्क्स क्या दिए 88, मैं कहता हूँ यू डिडंट अटेन ए प्लस ग्रेड। ठीक है, तो ये है इफ एल्स। इफ में वो इफ के ये वाला यहाँ से लेके एल्स तक जो ब्लॉक है आपका। अच्छा, एक और जो ना इसका डिफरेंस है वो मैं आपको बता देता हूँ, ये है आपका ट्रू ब्लॉक। ये उस वक्त चलेगा जब कंडीशन आपकी ट्रू होगी। बाकी अक्सर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ना हम इफ के बाद ये पेयर ऑफ करली ब्रेसेस लगाते हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, उसके दरमियान ये वाली स्टेटमेंट उसके दरमियान लिखते हैं, ये वाली एक हो या ज्यादा हो। पाइथन में ऐसा नहीं होता। पाइथन में क्या है, जब आपने ब्लॉक बनाना हो ना तो ये कॉलन लगाते हैं, उसके बाद थोड़ा सा ना इसको राइट इंडेंट कर देते हैं, राइट साइड पे उसे इंडेंट, कोई दो स्पेसेस। ये कंपाइलर उसके ऊपर ना डिपेंड करता है, आईडीई के ऊपर। इसने राइट नाउ इसने 4 स्पेसेस ली हुई हैं, राइट इंडेंट किया हुआ है। ठीक है जी, तो जब भी हमने ब्लॉक बनाना है कॉलन और उसको राइट इंडेंट कर देंगे, जितनी स्टेटमेंट यहाँ पे आप इसमें राइट इंडेंट करके ऐड करते जाओगे ना वो इफ का ब्लॉक बनती जाएंगी। प्रिंट, मैं कहता हूँ कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है जी, तो अगर कंडीशन ट्रू हुई तो ये दो स्टेटमेंट्स प्रिंट करेगा, यू हैव स्कोर्ड ए प्लस ग्रेड और कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है, यहाँ पे भी, यहाँ पे मैं क्या देता हूँ, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। ठीक है जी, मैंने कह दिया 89, वो कह रहा है यू डिडंट अटेन ए प्लस ग्रेड, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। ठीक है, अब ये सिंपल इफ और इफ एल्स हो गई, इसमें उसने इफ एलिफ भी आई थिंक सो ऐड किया हुआ है, वो भी कर लेते हैं। ये लो, इसको मैं सेपरेट करना चाहूंगा इफ एलिफ को। आपका अगर आप ग्रेडिंग निकालना चाहते हो
कि आपका ग्रेड मुझे नहीं पता, अब बोर्ड किस तरह से ग्रेडिंग निकालता है, लेकिन बहरहाल मार्क्स आ गए। अगर 90 या 90 से ऊपर है तो ग्रेड आ जाएगा A+। एलिफ, एलिफ में हम एक और कंडीशन लगा देते हैं, मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल 80। अगर मार्क्स आपके 80 से ऊपर है, 80 या 80 से ऊपर है, लेकिन जारी बात है 89 से तो कम ही है, ठीक है, 89 से कम ही है, तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे यू हैव स्कोर्ड ए ग्रेड, वेरी गुड, ठीक है। एलिफ, एलिफ मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल 70, ठीक है जी। तो यहाँ पे प्रिंट क्या करवा लेंगे हम, अगर 70 से किधर गया है, अगर 70 से ऊपर है तो मैं प्रिंट करवा लूंगा, इधर कर लें एक्सीलेंट। अगर 70 से ऊपर है तो बी ग्रेड। चलो ग्रेड्स तो मतलब जो है वो एक्यूरेटली चेंज भी किए जा सकते हैं। 70 से ऊपर है तो वेरी गुड, ठीक है। अगर हैं ये मार्क्स आपके 60 या 60 से ऊपर है तो फिर सी ग्रेड, किधर गया ये, सी ग्रेड, ठीक है। अगर ये 50 या 50 से ऊपर है, 50 से ऊपर से मुराद ये है कि 59 से कम होंगे, 50 से 59 तक, सी और डी ग्रेड। और इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल 40, ई ग्रेड। एल्स अगर इससे कम है तो हम कहेंगे एलिफ को निकालो यहाँ से, हम कहेंगे वेरी गुड, इधर आ गया वेरी गुड, इधर आ गया गुड। डी ग्रेड पे हम क्या लेते हैं, एवरेज क्या लो यार, एवरेज। ई ग्रेड पे क्या लो, बिलो एवरेज। और एल्स में हम कहते हैं यू हैव स्कोर्ड एफ ग्रेड डिस अपॉइंटमेंट, ठीक है जी। साथ क्या लो, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। ओके, मार्क्स लिख दो भाई, सारे टेस्ट कर लेते हैं ना। 90 लिखोगे तो आपके आ जाएंगे, क्या प्रिंट होगा, प्रिंट होगा A+ ग्रेड, कॉन्ग्रेचुलेशन। ये एक चीज याद रख लें कि इसमें हमने कितने ब्लॉक्स बनाए हैं, ये देखें, एक ये वाला ब्लॉक है इफ वाला, एक ये दूसरा एलिफ वाला, तीसरा फिर एलिफ वाला, तीन हो गए, चार, अगला पांच, अगला छः, अगले 7 ब्लॉक्स हैं। 7 में से मैक्सिमम एक ब्लॉक ही रन होना है, दो भी नहीं हो सकते। दोबारा रन करता हूँ, मार्क्स देता हूँ मैं 74। अब 74 कहाँ आ रहे हैं, आई डोंट रिमेम्बर, लेकिन ये बी ग्रेड में आ रहे हैं। 70 से अब ये वाला, ठीक है जी। फिर रन कर लो, मैं कहता हूँ 43। अब ये आ रहे हैं ई ग्रेड में, ये वाला सबसे एंड वाला, बिलो एवरेज, ठीक है जी। ये आपका है इफ एलिफ, क्लियर। चलो, तो ये आ गया आपका इफ एलिफ। अच्छा, उसके बाद हमारे आ गए लूप्स। लूप्स होते हैं, loops are used to uh, execute a statement or set of statements for more than one time, या फिर कह लो for a specific number of times, ठीक है जी।
लूप्स आपके ये काम कर रहे होते हैं। क्लियर? जो आपके फॉर में लूप था उससे कुछ सिमिलर पहले हम करते हैं, फिर आपको जो सी में लूप था उससे सिमिलर करते हैं, फिर आपको मैं इसका डिफरेंट एक फॉर लूप भी करवाता हूँ। फर्ज करें मैं कहता हूँ एक नंबर वेरिएबल है, उसमें वैल्यू है 1। मैं कहता हूँ while num is less than equal 10, तो मैं कहता हूँ print num, और इधर मैं कहता हूँ num प्लस इक्वल 1। ठीक है। एक और बात बता दूं कि उधर सी लैंग्वेज में एक ऑपरेटर यूज़ होता था num प्लस प्लस, यहाँ पे नहीं वो यूज़ होता, वो देख लो उसने रेड कर दिया। ठीक है। num प्लस प्लस या प्लस प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे वो यूज़ नहीं होता। क्या कह रहा है? इनवैलिड सिंटैक्स, ये इधर नहीं होता वो यूज़। इधर आपको ये वाला ऑपरेटर आप यूज़ कर सकते हो, प्लस इक्वल 1। ठीक है जी। अब मैंने नम में शुरू पे 1 रखा था, वो 1 से शुरू होकर 10 तक जा रहा है। क्लियर? तो ये इस स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट करवाने के लिए इस्तेमाल होता है। एक चीज याद रखें, यहाँ पे एक चीज बड़ी अहम है, जो आपकी है ना लूप, लूप ये वाला जो लूप है खास तौर पे, ये लूप कंट्रोल हो रहा है, लूप कैन बी कंट्रोल्ड विद अ वेरिएबल, और उस वेरिएबल को हम लूप कंट्रोल वेरिएबल ही कहते हैं। जैसे नम है लूप कंट्रोल वेरिएबल, जैसे लाइक कौन सा? नम, नम हेयर। ठीक है जी। ओके। तो इसमें तीन चीजें, तीन इश्यूज बड़े इंपॉर्टेंट हैं। लूप कंट्रोल देर रादर देन देर आर 3 इंपॉर्टेंट, अब इसको ना हम उसी से लिख लें, मल्टीपल जो है मल्टी लाइन। देर आर 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स एसोसिएटेड विद लूप कंट्रोल वेरिएबल। अब ये तीन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं ना, ये क्या करते हैं? विच कैन चेंज और विच कैन अफेक्ट टोटल, बल्कि इसको यहाँ पे लिख दें, विच कैन अफेक्ट टोटल नंबर ऑफ आइट्रेशंस ऑफ द लूप। लूप ने कितनी दफा चलना है, वो नंबर ऑफ आइट्रेशंस इन तीन एस्पेक्ट्स की वजह से चेंज हो सकती हैं। पहला एस्पेक्ट क्या है? पहला एस्पेक्ट है इनिशियल वैल्यू। दूसरा एस्पेक्ट क्या है? दूसरा एस्पेक्ट है कंडीशन। तीसरा एस्पेक्ट क्या है? वो है इंक्रीमेंट और, वेरी गुड यार। अब ये इसकी इनिशियल वैल्यू है, इनिशियल वैल्यू। ठीक है। ये इसकी कंडीशन है, और ये इसका, ओ वेरी गुड, इंक्रीमेंट या ये इसका वैसे यहाँ पे डिक्रीमेंट इंक्रीमेंट है। ठीक है। ये चल रहा था लूप आपका 1 से लेके 10 तक प्रिंट कर रहा था, 10 दफा चल रहा था। मैं इसकी इनिशियल वैल्यू चेंज कर देता हूँ 7, तो इसकी नंबर ऑफ आइट्रेशंस चेंज हो जाएंगी। ठीक है जी। इनिशियल वैल्यू नहीं चेंज करता मैं इसकी कंडीशन चेंज कर देता हूँ, इसकी नंबर ऑफ आइट्रेशंस चेंज हो जाएंगी, ज़्यादा हो जाएंगी। ठीक है जी। मैं इसमें चेंज कर देता हूँ इंक्रीमेंट कितने का करना है, अब भी नंबर ऑफ आइट्रेशंस चेंज हो जाएंगी। तो ये आपने जब कंट्रोल लूप कंट्रोल वेरिएबल को यूज़ करना है, तो ये तीनों चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है। एक और चीज़ याद रखो, वर्बली बता रहा हूँ, अगर आपकी इनिशियल वैल्यू छोटी है और कंडीशन में आप बड़ी वैल्यू तक जा रहे हो, फिर लेस देन का साइन आएगा, छोटी से बड़ी लेस देन। अगर आप बड़ी वैल्यू से शुरू कर रहे हो और जा रहे हो छोटी वैल्यू तक, नम इक्वल 10, जा रहे हो आप छोटी वैल्यू तक 8 या चलो 5 क्या लो, फिर आप कहोगे नम इज ग्रेटर देन इक्वल 5, और यहाँ पे डिक्रीमेंट आएगा, छोटी से बड़ी पे जाओगे, छोटी से फिर इंक्रीमेंट होना है, बड़ी से छोटी की तरफ आओगे, ऑपरेटर भी चेंज होना है, डिक्रीमेंट भी होना है। ये चीजें याद रखनी है अब। ठीक है।
जब आपकी इनिशियल वैल्यू छोटी है, कंडीशन में आपने बड़ी वैल्यू तक जाने के लिए कंडीशन लगा दिया, तो उस वक्त बड़ी की तरफ जाना है, फिर ऑपरेटर आना है लेस देन इक्वल। चलें जी, ये कुछ इश्यूज हमने डिस्कस किए हैं, ठीक है जी। तो अभी चूंकि आई थिंक सो टाइम ज़्यादा हो रहा है, और बाकी हमारे सराउंडिंग में लोग भी अफेक्ट हो रहे हैं, तो आज के लिए इतना ही। तो बाकी इंशाल्लाह ये मैंने हुज़ैफा के साथ बैठ के रिकॉर्ड करवा लिया है, और ये देख रहे हैं तकरीबन हाफ से ज़्यादा चैप्टर हो चुका हुआ है। इफ़ एलिफ हो गया, लूप में हमने वाइल देख लिया, ठीक है। फिर फॉर लूप हो गया, फर्दर पाइथन के मॉड्यूल्स, बिल्ट इन डाटा स्ट्रक्चर, जैसे आपका लिस्ट है, डिक्शनरी है, पता नहीं कौन कौन से यहाँ पे इसने यूज़ किए हुए, फंक्शन एंड मॉड्यूल्स, फंक्शन आपको बनाना, ये रिकॉर्डिंग कर दूंगा इंशाल्लाह ताला। पैरामीटर्स, रिटर्न वैल्यूज, डिफ़ॉल्ट पैरामीटर ये रिटर्न कर बना दूंगा, और यूजिंग लाइब्रेरीज, ठीक है जी। पैकेज स्ट्रक्चर, बिल्ट इन डाटा स्ट्रक्चर, लिस्ट हो गई, क्रिएटिंग सेक्स, ठीक है, लिस्ट, डिक्शनरी, टपल वगैरह, ये मैं रिकॉर्डिंग करके ना फिर मैं इंशाल्लाह ताला सेकंड वीडियो अपलोड कर दूंगा। आई थिंक सो इट इज़ इनफ फॉर टुडे। और टपल्स ये सारे कर लेंगे इंशाल्लाह। इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग, ये ड्यू है मेरी तरफ, और कोशिश करूंगा इसको मैं विद इन अ वीक, क्योंकि और भी कुछ मसरूफियात होती हैं, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग, बाकी वाले इंशाल्लाह रिकॉर्ड करके हुज़ैफा में सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो बल्कि इसकी जो एक्सरसाइज है वो भी रिकॉर्ड कर दूंगा, बस आपने मुझे ना कल परसों में याद करवा देना है, ठीक है जी। सो इट इज़ इनफ फॉर टुडे डियर। इसको आप प्रिपेयर करें, रेडी करें। हुज़ैफा ने भी कुछ अंडरस्टैंड कर लिया, बाकी कुछ और भी इसको आप सुन लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी। मजीद अगर ना आए तो आप तो मुझसे डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं। बाकी अगर किसी को कोई इशू हो तो नॉर्मली मैं रिस्पॉन्ड कर देता होता हूँ। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय।